नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का विश्लेषण देखने जा रहे हैं जो हम अगले सप्ताह यानी कि 4 मई से लेकर 8 मई तक 5 दिनों का जो होने वाला है, मई का जो पहले सप्ताह का पहला सेशन, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे सुभाष जी के साथ और समझेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरफ जाने वाला है। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं जब से ये मिडिल ईस्ट का वॉर चल रहा है तो मार्केट ऊपर नीचे चल रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि ट्रंप का बयान मार्केट बंद होने से एक दिन पहले आ जाता है और जब मंडे को मार्केट खुलेगी तो मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है, एंटिसिपेशन है कि संडे को हो सकता है कोई और बयान ऐसा आ जाए कि मार्केट उछल जाए, क्योंकि अभी पीछे उन्होंने बयान दिया था जिसकी वजह से मार्केट में भारी गिरावट आई थी। उसके साथ साथ सुभाष जी से हम ये समझेंगे कि आखिरकार ग्लोबल क्यूज क्या कहते हैं, क्योंकि अपनी पारखी नज़र है, उनका अपना विश्लेषण है और वो बेहतर तरीके से मार्केट को समझते हैं। हम तो ऊपर ऊपर से ही समझ लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो रिजल्ट्स आ रहे हैं क्वार्टर 4 के, वो किस तरह के नतीजे लेकर आ रहे हैं, इन सब विषय पे हम बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि मार्केट मंडे को गैप अप खुलने जा रहा है या गैप डाउन खुलने जा रहा है और बैंक निफ्टी की और निफ्टी की क्या रेंज रहने वाली है। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी, सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी देखिए रविंदर जी, मार्केट मंडे को बेटर ही खुलेगा, है ना। जी जैसे कि आपको पता है गिफ्ट निफ्टी से ट्रेंड पता लगता है या नेस्डैक, डो जोन्स, S&P 500 थोड़ा सा जी। ये बेटर ही है और गिफ्ट निफ्टी हम्म 24,230 के ऊपर क्लोज हुआ है और हमारा मार्केट जैसे आपको पता है 23,998 पे क्लोज हुआ था, तो बिल्कुल। थोड़ा सा बेटर मार्केट रहेगा। और क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं वो एज पर एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही हैं, कोई न बहुत एग्रेसिव है न बहुत नीचे की तरफ है, मतलब एज पर एक्सपेक्टेशंस हैं। कुछ कंपनियां अच्छा दिखा रही हैं, कुछ थोड़ा ढीला है। इतना तो ग्लोबल क्यों। ये क्या रिजल्ट जो है क्वार्टर 3 से इस बार बेहतर आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, क्वार्टर Q3 से थोड़े से बेटर है। अभी ओके। जीएसटी कलेक्शन की फिगर हम देख सकते हैं, तो 2,42,702 करोड़ का कलेक्शन है, ओके। जो कि 8.7% 2025 के उससे बेटर है ये डोमेस्टिक में। और हम्म दो तरह का होता है, एक तो डोमेस्टिक और एक होता है आईजीएसटी इंपोर्ट ग्रोथ, वो है जी। नहीं। तो डोमेस्टिक 4.3% है और ये जो इंपोर्ट ग्रोथ है वो 25.8% है और ठीक है। टोटलिटी में 8.7% की ग्रोथ बनी है। हम्म और रिफंड यदि हम घटा दें तो नेट में 2,11,000 करोड़ का कलेक्शन है। ओके। 2.11 लाख 2,11,000 करोड़ का कलेक्शन है। और मेन यदि देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, इनसे मेन कलेक्शन हुआ है। हम्म अच्छा जी। और एक चीज़ और है कि 1 मई से पहले जैसे चाइना से कोई इन्वेस्टमेंट होती थी तो 100% इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल इक्विटी मार्केट में वो गवर्नमेंट से अप्रूवल होती थी, लेकिन अभी जी। इन्होंने एफडीआई ऑटोमेटिक रूट 10% तक की कुछ सेक्टरों में खोल दिया है चाइना से, तो थोड़ा हम्म एफडीआई को सपोर्ट मिलेगा, है ना। ओके। मतलब बाहर से पैसा आएगा, ये एक पॉजिटिव है। और देखिए पिछले 31 मार्च में जो ये अपने वो थे इंडेक्स, उससे मार्केट जो है अप्रैल के अंदर, अप्रैल एंड में ये अ, तकरीबन मैं आपको बताता हूँ 10% के आसपास है, कितना है अ, उससे बेटर है। तो देखो वीकली बेसिस के ऊपर तो 7% बेटर है मंथली बेसिस अच्छा। पे। ओके। मतलब 31 मार्च में जो था वो अब 30 अप्रैल को 7% मार्केट बेटर है। और यदि हम वीकली बेसिस पे देखें तो मिड कैप 0.7% हाई है और हम्म स्मॉल कैप 2.5% हाई है ना जी। और ये निफ्टी ऑयल, गैस, आईटी, फार्मा, ये 3% हमारा बेटर रहा है सेक्टर वाइज। हेल्थ जी। केयर, एनर्जी एंड रियल स्टेट, ये 2% बेटर है। पीएसयू बैंक अपना 3.7% घटा हुआ है। प्राइवेट बैंक भी 1.6% घटा हुआ है।
रुपी जो है वो 95 रुपए 33 पैसा अप्रैल 30 को चला गया था, क्लोज 94 रुपए 92 पैसा क्लोज हुआ है जी। ना। तो जो कि प्रीवियस वीक 94 रुपए 25 से मतलब देखे तो 67 पैसा ये वीक रहा है। वीक रहा, मतलब रिकॉर्ड हाई बना दिया इसने। हाँ, हाँ, रिकॉर्ड हाई 95.33 बना इंट्राडे 95। में, क्लोज जी। 94 रुपए 92 पैसा हुआ है। जी। और निफ्टी 50 जैसे मैंने बताया 23,998 क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी 54,863 क्लोज हुआ है ना जी। तो गोल्ड हमारा MCX में 1,51,363, तो ये स्टेबल है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है। सिल्वर भी 2,47,500 है। डॉलर इंडेक्स 97.79 है। और इंटरेस्ट रेट हाई चल रहे हैं। USD का 10 साल वाला जो है 4.37 है। इंडिया का 10 ईयर 7.06 है। क्रूड हमारा 102, ब्रेंट क्रूड नॉर्मल क्रूड US वाला 102.5 पर डॉलर पर बैरल है। ब्रेंट 108.83 है। हम्म। तो और FPI की सेलिंग अगेन कंटिन्यूस है, 13,772 करोड़ की है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 11,585 करोड़ की बाइंग है। तो यदि हम मार्केट कैप देखें पिछले वीक से, तो 1,79,000 करोड़ बेटर हुआ है। ओके। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स गेन किया है और एनर्जी शेयर्स घटे हैं। तो एक चीज और खास है, फलता में जो है बंगाल के अंदर फिर हम्म। इलेक्शन होंगे और बाकी 15 सीटों बूथ पे आज इलेक्शन हो गए। 90% के करीब मतदान हुआ है और ये शायद फलता में 21 मई को किसमें किसमें इलेक्शन वैसा होंगे। कौन सी एक, जगह में मिस कर रहा हूँ? हाँ, नहीं, कौन सी जगह कह रहे हैं? फलता 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 बंगाल में के हो। अंदर। ओके। हाँ, और एक और पॉजिटिव है, जो अपना जो सर्व जो है शक्ति टैंकर हम्म। 45,000 टन LPG गैस लेके आ रहा है, वो ओके। हॉर्म्यूज से क्लियर मिल गया है, अच्छा। स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज से। तो ये ठीक है। टैंकर अपना इंडिया का आ रहा है। ठीक है। ठीक है, तो अब भाई साहब जैसे टैंकर वाली बात करी, तो अभी हॉर्मुज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी हॉर्मुज का ओवरऑल स्टेटस क्या है? कि जिस तरह से भाई अमेरिका ने कह दिया कि भाई ब्लॉकेट लगा दो, तो वो वो अमेरिका भी ब्लॉकेट लगा के रखेगा, उधर से ईरान भी करेगा। तो ये मतलब अगर खुलेगा नहीं जल्दी से, या मतलब आपको ऐसा आशा लग रही है कि जल्दी से खुल सकता नहीं, खुलेगा तो क्या सिनारियो बनता है, और खुल जाएगा तो फिर सब ठीक होने देखो में कितना समय पाकिस्तान लगेगा ने, ये समझो। देखो US ने क्या करा, जो ईरान का जो ऑयल टैंकर, वहां पे स्टोरेज कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो लगातार अपना प्रोडक्शन जारी रखे। तो जी। ईरान का कोई भी ऑयल जो है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर नहीं निकलने दे रहे। जैसे पहले ठीक है। चाइना में बेच रहे थे, वो निकलने नहीं दे रहे। तो उससे उनको तकलीफ क्या है कि उनकी एक तो इनकम नहीं हो रही, और एक टैंकर की कैपेसिटी, स्टोरेज की कैपेसिटी फुल हो गई है। अब वो फर्दर प्रोडक्शन कैसे करे? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऑयल डेली 5 से 6 लाख मिलियन मिलियन, है ना, डेली प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। और जी। वो सेल होता रहेगा तो वो स्टोरेज कर लेते हैं। और यदि बिल्कुल ठीक। मान लो स्टोरेज 1 वीक से ज्यादा हो गया तो कैपेसिटी नहीं है। तो ये हम्म। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इन्होंने, हम्म। पाकिस्तान ने क्या किया कि वो अपना 6 गेट खोल दिए लैंड लैंड से, है ना। हम्म। तो स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज में वो अपना जो उनका था पोर्ट है ना, जैसे ग्वादर, जी। वहां से उन्होंने अलाउ कर दिया। तो स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज की जरूरत नहीं है। और वो अफगानिस्तान होते हुए, वो भी अफगानिस्तान भी रेडी हो गया। और ईरान जो कि पाकिस्तान पहले अलाउ नहीं करता था इस बार से पहले, अब वो अलाउ कर दिया। तो वहां से थोड़ी कॉस्ट बढ़ेगी, फ्रेट की कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन उनके टैंकर और उनके आवाजाही, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों हो रहे हैं। क्योंकि इनके यहाँ तो खाने की भी दिक्कत है, सारा हम्म। खाने के फूड आइटम है, वो दिक्कत है। फर्टिलाइजर्स है, वो दिक्कत है। ऑयल है, वो जाता है।
तो बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें ऑयल वगैरह जाती है, तो वो उन्होंने खोल दिया है पाकिस्तान में। अभी देखो इसमें यूएस का कमेंट्स क्या है, या तो साइलेंट उनकी यस है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो अमेरिका पर भी प्रेशर बनता है, तो थोड़ा सा जी। क्रूड के प्राइसेस थोड़ा सॉफ्ट हुए हैं, हम्म। है ना। बिल्कुल, पहले क्रूड के 120 प्राइसेस थोड़ा सा बैरल सॉफ्ट हो रहे हैं। पेट्रोल चला गया था, है ना, तो जी। वो अब थोड़ा सा 108 के करीब ब्रेंट क्रूड है। तो मतलब ब्रांड ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। और ये देखो अल्टीमेट तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलना चाहिए, है ना, ये तो हम्म। एक टैक्टिस है। और वार वार का क्या था, ये 60 दिन के बाद इनको परमिशन की जरूरत होती है 1 मई हम्म। से, अमेरिका को। वहां पे ये है कि एज ए प्रेसिडेंट तुम 60 दिन कोई भी वार कर सकते हो, लेकिन उसके ओके। बियॉन्ड कोई वार नहीं कर सकते। तो उनको कांग्रेस में जाना ही पड़ेगा। हम्म। कांग्रेस में इसने क्या स्टेटमेंट दी कि वार रुक गया है। हालांकि सिचुएशन जो है वो ऐसी नहीं है, हम्म। सीज फायर हुआ है, लेकिन वहां पे तो टेंशन बनी हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। उन्होंने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में उन्होंने भी ब्लॉकेड लगा रखा है और अमेरिका ने भी ब्लॉकेड लगा रखा है। और कभी भी ये कोई भी टेंशन आ जाए, उनके भी 5,000 सैनिक है, वो कहते हैं इनको यहाँ से हम जाने नहीं देंगे और मार मूर देंगे। और हम्म। वो अमेरिका यदि कल को ईरान कुछ ऐसा एक्शन करता है तो अमेरिका को उनको सेव करने के लिए अटैक करना ही पड़ेगा, हवाई फायर करना पड़ेगा, या जी। फोर्स भेजनी पड़ेगी। और वो कांग्रेस से परमिशन नहीं ली उन्होंने। हम्म। तो बहुत सारी लीगल अड़चने भी हैं, ट्रम्प के लिए आसान नहीं है, फिर वो बिल्कुल। कैसे करेगा। हाँ, बिल्कुल सुभाष जी, आसान नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे जैसे अभी भारत में पिछले हफ्ते शायद कितने 900 कुछ रुपए कॉमर्शियल गैस पे बढ़ा दिए गए पर सिलेंडर में। तो क्या डोमेस्टिक एलपीजी में या जो एलएनजी है इसमें भी कुछ दाम बढ़ने की आशंका आपको दिखाई दे रही है? पेट्रोल डीजल में दाम बढ़ने की आशंका दिखाई दे रही है, और अगर ये दाम बढ़ते हैं तो उसका क्या किसी तरह का शेयर मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो यदि दाम नहीं बढ़ाते हैं ना, तो ये एक फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का बढ़ेगा, करेंट हम्म। अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। और ये दोनों बढ़ेंगे तो इसको रोकने के लिए इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर जो डिक्लेयर किया है 11 लाख करोड़ का, उस पर इफेक्ट आएगा। यदि फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करते हैं तो इस पर इफेक्ट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आता है तो डेवलपमेंट में इफेक्ट आएगा, डेवलपमेंट में इफेक्ट आएगा तो जीडीपी के अंदर इफेक्ट आएगा। तो हम्म। गवर्नमेंट ने एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि वी विल कीप आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वी डिक्लेयर्ड, और दूसरी तरफ हम्म। ये भी कह रहे हैं फिजिकल एक्सपेंडिचर भी कंट्रोल करेंगे। तो दोनों चीज पॉसिबल नहीं है, एक चीज इनको करनी पड़ेगी, या नॉर्मल हो जाए, लड़ाई लड़ाई नहीं हो। तो हम्म। ये चीज यदि ये प्रोलोंग होती है क्रूड के प्राइसेस, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर मतलब फर्स्ट हाफ 30 सितंबर तक क्रूड के प्राइसेस 100 के पास रह सकते हैं। उसके हम्म। बाद इनकी उम्मीद है कि 80-85 डॉलर के बीच में क्रूड के प्राइसेस आ जाना चाहिए, गवर्नमेंट की जो एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल। तो यदि ये नहीं आते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, ग्रोथ कम होगी, जो 6.9 जीडीपी है वो घट सकती है, कंपनियों के रिजल्ट्स घट सकते हैं। जो अभी ये क्वार्टर फोर्थ सही है तो फिर कहीं बाद में इफेक्ट आए। और यदि ये जल्दी रिजोल्व हो जाता है जो कि सभी के फेवर में है, मतलब आप सोचो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये प्रॉब्लम है यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खुलता है तो। नहीं खुलता, बिल्कुल ठीक बात है। सुभाष सुभाष जी, एक क्वेश्चन मेरे मन में और आ रहा था कि जैसे मान लीजिए ये कॉमर्शियल गैस के ऊपर 993 रुपए पर सिलेंडर, अगर मुझे ठीक से ये फिगर याद है तो शायद 993 ही है पर सिलेंडर जो बढ़ाए हैं, तो इसका इम्पैक्ट देखिए होटल इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, और ये जितने भी फूड एंड बेवरेजेस वाली इंडस्ट्री, यानी कि जो इसका कंज्यूम करती हैं, जिसको जिसके आधार पे बाकी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो उस इंडस्ट्री में क्या जब महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी तो उनके के शेयर्स के ऊपर भी किसी तरह का इम्पैक्ट आएगा? देखो यदि आप है पेट्रोल के प्राइसेस गवर्नमेंट बढ़ाती है जी। तो जो कि लाजमी है, यदि क्योंकि गवर्नमेंट कैन नॉट
बियर लॉन्ग टर्म जो इसका प्राइसेस वहाँ इंटरनेशनल में परचेज कंपनियों को नुकसान हो रहा है, जो इंपोर्टिंग कंपनीज है उनको नुकसान हो रहा है, तो एक्साइज दे के इन्होंने इसको थोड़ा सा रिलीफ दिया है। लेकिन यदि लंबे टाइम तक प्राइस बढ़े हुए हैं, एलिवेटेड है, तो ये इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको अलाउ करना पड़ेगा, प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। और जैसे गैस के अंदर बढ़े हैं तो 900 हजार जो भी है, क्या उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें बढ़ाए हैं तो ये पेट्रोल डीजल एलपीजी सब जगह बढ़ेंगे ही, एविएशन के और बढ़ा देंगे, तो ये बढ़ाने ही पड़ेंगे और ये नहीं, वाजिब मेरा भी है। मेरा बस क्वेश्चन ये था कि क्या इससे महंगाई कुछ बढ़ेगी और क्या इससे महंगाई जो बढ़ेगी। कंपनी के शेयर्स हैं उस पर इम्पैक्ट आएगा? देखो महंगाई तो अभी ये मान के चल रहे हैं 100 तक रहता है, तो 4.3 4.4 4.5 विच इज डिक्लेयर्ड है कि इतना तो बढ़ सकती है नहीं। जी। और वो आरबीआई की जो कंफर्ट जोन है 4% प्लस माइनस 2%, तो हम्म। 6% तक इन्फ्लेशन कंफर्ट जोन में मानते हैं, तो साढ़े हम्म। 4% रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बियॉन्ड यदि 5.5 6 या 6 से ऊपर चला जाए तो इनके कंफर्ट जोन में नहीं है, फिर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे और कॉन्सिक्वेंसेज और मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो वो किसी के भी इकोनॉमी के इंटरेस्ट में नहीं है कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए और ऐसे जी, इन्फ्लेशन हाई हो, तो बहुत चैलेंजेस हैं। बिल्कुल। तो सुभाष जी, अब जैसे मान लीजिए मंडे को आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या हम गैप अप ओपनिंग देखें, जैसे जो 24,000 जो इनका साइकोलॉजिकल लेवल बता रहे हैं कि ये 24,000 का है, तो उसी के आसपास ही आई थिंक। हाँ, तो क्या मतलब ये 24,000? 24,100 24,200 के बीच में मार्केट खुलना चाहिए, यानी मोर ओके। लाइकली ये है, यानी गिफ्ट निफ्टी का जो ट्रेंड देख रहे हैं तो उसके हिसाब से मार्केट खुलना चाहिए, प्रोवाइडेड कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ कल और अभी मार्केट खुलने तक कोई ऐसी कोई ना। विशेष चीज़ ना हो, तो नहीं हम्म। तो ये खुलना चाहिए मार्केट मतलब चौबीस अगर हजार सौ मतलब मंडे अगर 8-9 बजे तक कोई ऐसी निगेटिव या पॉजिटिव न्यूज हाँ, नहीं आती है तो 24,100 से 24,200 के बीच में 200 के बीच में मार्केट खुलना। खुलने की उम्मीद है। बिल्कुल ठीक है। अब सुभाष जी, जैसे मान लीजिए प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो इससे जो ऑयल कंपनीज के शेयर्स हैं, एविएशन के जो शेयर्स हैं, इस पे किस तरह का इम्पैक्ट आएगा? क्या इनके देखो, शेयर्स जब अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो शेयर्स डाउन होंगे? नहीं जैसे जो प्रोड्यूसिंग है ना, ऑयल प्रोड्यूसिंग ओएनजीसी जी। वगैरह है जी। ना, ऑयल इंडिया जो प्रोड्यूस करती है ऑयल को, वो प्राइस बढ़ते हैं तो उसमें उनको उनको फायदा है लेवल ज्यादा। तक तो एडवांटेज होता है, बियॉन्ड ए जी। प्राइस बढ़ाते हैं तो गवर्नमेंट उसको ले लेती है, तो जी। लेकिन फिर भी तेजी में उनको फायदा होता है। ऑयल हम्म। मार्केटिंग कंपनीज का तो जो इंपोर्ट करते हैं और जो बेचते हैं उनका अपना कमीशन है, तो जी। यदि तो इसलिए उनको अभी नुकसान है क्योंकि एक्साइज इन्होंने घटा के हैं और अल्टीमेट पास नहीं होने दे रहे और प्राइस को कंट्रोल किया हुआ है, तो वो हम्म। कंट्रोल यदि जो फ्री कर देंगे उन पर प्राइस जो बाहर से तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फिर बड़ी बेटर होगा यदि उन रेट वो बढ़ा दें। बेटर हो जाएंगे, और जो एविएशन इंडस्ट्री है मतलब उनका क्या रहेगा? उनका भी सेम है, यदि ये उनको भी फायदा होगा? हाँ, यदि प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, मैंने तो यही फील कर रहा हूँ। हाँ, मतलब अभी फिर वो इलेक्शन कहते हैं खत्म हो गए टिकट की भी। तो हाँ, अब थोड़ा-सा इनको टेक्निकली बढ़ा देंगे ये। बढ़ा देंगे। ओके। तो सुभाष जी, अगर नेक्स्ट वीक हम देखें ओवरऑल, अगर हम सेक्टर वाइज सिनारियो देखें, तो जैसे आईटी है, आईटी कई बार ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया, इनका किस तरह का आपको मूड दिखाई देता है नेक्स्ट वीक के लिए? देखो, आईटी सेक्टर अगेन पहले ड्यूरिंग द वीक के अंदर एक बार डाउन भी हो गया था, फिर वापस भी आ गया, है नहीं? तो ये अभी मूवमेंट इसमें चल रहा और अभी यूएस में आईटी सेक्टर भी है नहीं, कुछ शेयर तेजी आई है, नेस्डैक वगैरह जी। में तेजी है, डो जोन्स थोड़ा सा डाउन था फ्राइडे को, तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में तेजी है वहां पर, जी। तो उसको देखते हुए मैं आप कहो तो रेंज दे दूं। रेंज, हाँ दे दीजिए, रेंज दे दीजिए। हाँ जी, तो मैं समझता हूँ निफ्टी 23,998 क्लोज हुआ था, तो तेईस जी। हजार सात सौ और 24,800 के बीच में रहना चाहिए, 1100 अ, पॉइंट की। निफ्टी रहनी चाहिए 23,700 से लेकर 24,800 के चौबीस बीच हजार में। ओके। और तो बैंक मतलब निफ्टी 2,863 क्लोज हुआ था,
तो ये जी 54,700 से लेके 57,000 के बीच में रहनी चाहिए। 54,400, 700, 700 54,700, 54,700 से लेके 57,000 तक रहनी चाहिए। तक रहनी चाहिए। ओके हाँ। ओके, ठीक है। तो यानी कि ऐसी उम्मीद आप जता रहे हैं कि अगर मार्केट में अच्छी न्यूज आ गई तो जो निफ्टी है 24,800 तक भी जाने की संभावना देखी जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक। तो सुभाष जी, अब एक चीज और थोड़ा सा इसी रेंज के ऊपर थोड़ा बताइए कि जैसे आपने 23,700 से लेके 24,800 की रेंज दी, जो कि 24,500 भी एक मतलब अगर वो लेवल तोड़ता है तो अच्छी बात होगी। तो लेकिन इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए कि भैया ये 24,500 या 24,800 तक जा सके? सिर्फ ग्लोबल क्यूज ही, या रिजल्ट भी इसमें किसी तरह की, या किसी कुछ अच्छी और बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स भी इसमें कुछ कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं? नहीं देखो, एक तो क्या है कि एक्सपेक्टेशंस जो है ना, क्योंकि ये अभी जो मार्केट है इसके अंदर फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बाइंग बनती है। जी मार्केट में आज है ना, रिसर्च जो है वो हर एक म्यूचुअल फंड की रिसर्च कह लो, बड़े बिग हाउसेस की कह लो, वो ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड एंटर इन दिस मार्केट एट दिस लेवल, दीज हम्म लेवल्स आर बाइंग लेवल्स, और ओके ये अपॉर्चुनिटी मान के चल रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। हम्म तो और ये मार्केट फिर, क्योंकि मार्केट अभी है ना, ये लग रहा है कि हालांकि वार का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कि वार रुकी नहीं है, लेकिन वार के होने के चांसेस भी कम है थोड़ा सा। एक तो जैसे 2 महीने का टाइम दिया पीस के लिए, और फिर उसको टाइम को बढ़ा देते हैं बार बार, और अमेरिका का जैसे कांग्रेस के पास नहीं गए, तो अमेरिका के पास कारण नहीं है कि वॉर कंटिन्यू करे हम्म हैं, और ईरान भी थक चुका है, वो भी बार बार स्टेटमेंट दे रहा है, और ईरान ने अभी 3 पॉइंट अपने दिए हैं पाकिस्तान को। और हालांकि अड़े हुए हैं दोनों अपनी अपनी जगह, कि वो रिएक्टर जो है इसका वो ईरान का नहीं करना चाह रहा संधि न्यूक्लियर। ईरान उस पे, जी है नहीं, और वो उसको कह रहे हैं कि आप एटम बम या ऐसा कुछ काम नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। तो अभी कुछ चीजें अड़ी हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान कंट्रोल करना चाहता है, कुछ इस पर रेवेन्यू कमाना चाह रहा है, यूएस इसको अलाउ नहीं कर रहा। तो ऐसी हम्म चीजें बनी हुई है। हम्म तो कुछ कारण ऐसे हैं कि जिससे कि लगता है कि भाई ये वार, न तो वार अभी होने के चांसेस हैं, न संधि जल्दी से हो रही है, बस हम्म। प्राइसेस मतलब मामला मामला कहते हैं ना, फंसा हुआ है, बस वेट एंड फंसा वॉच हुआ है। वाली स्थिति चल हाँ, रही है कि कब क्या होगा। मतलब जो हिंदी में कई बार कहते हैं ना, ऊंट ऊंट किस करवट बैठेगा भी पता नहीं लग रहा है। हाँ, अभी बहुत थोड़ी अनसर्टेनिटी कह सकते हो। जी बाकी कोई मेजर कारण समझ नहीं आ रहा। बाकी यह है कि ये सब कह रहे हैं कि ये टाइम लगेगा, बाकी चीज को हम्म। अल्टीमेट सेटलमेंट में होना ही होना है। वो नहीं, और जब तक ये क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट, सारे देशों के शेयर तो मार्केट जो है ना, इसलिए लॉन्ग वो भी टर्म इन्वेस्टर अनसर्टेन को, रहेंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, कि टू जी एंटर इन दी मार्केट। अभी देखो मार्केट। ना, क्रूड के प्राइसेस भी ऊपर है, रुपी भी जी डेप्रिशिएट हो रहा है, उसके बावजूद भी मार्केट इस वीक बढ़ा है। बड़ा। एक महीने में 7% निफ्टी बढ़ा है, 31 मार्च हम्म। से 30 अप्रैल तक सात बिल्कुल ठीक। परसेंट मार्केट का वैल्यू बढ़ी है। तो बड़ा है। बिल्कुल। और रिजल्ट्स भी खराब नहीं है, तो इसका हम्म यही लग रहा है कि, और गवर्नमेंट जैसे 10% इससे अलाउ कर दिया चाइना से इन्वेस्टमेंट, तो जी गवर्नमेंट भी चाह रहा है कि एफडीआई का पैसा आए, सेलिंग रुके। नेगेटिव तो ये है कि सेलिंग चल रही है कंटिन्यूअस एफपीआई की। बिल्कुल ठीक बात है। पॉजिटिव ये है निगेटिव कि है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का, एसआईपी का कॉन्फिडेंस, रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना बहुत हुआ तेज है। है मार्केट के अंदर, वो जी मार्केट को गिरने नहीं दे रहा। जो नहीं दे रहा। बिल्कुल। हाँ सुभाष जी। जी, एक चीज और बताइए, क्या जिस तरह से दुबई ने, यूएई ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है, तो इसका शेयर मार्केट का पर और हमारे लिए ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह के इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है? किस तरह का ये इंटरफेरेंस करता है? क्योंकि ओपेक जैसे 11-12 कंट्री जैसे थे, तो जी ये ज्वाइंट डिसीजन लेते थे और प्राइस को बढ़ाने में इंटरेस्टेड रहते थे। तो अब जी ये जैसे यूएई निकल गया, तो इंडिया का यूएई के साथ अच्छा संबंध है, और वो कंसेशनल रेट के ऊपर ऑयल हमें देता है।
तो हम्म। वो हमारे को एश्योर्ड क्वालिटी, हमारी रिलायबिलिटी, और जैसे रसिया से हो गया, वियतनाम, इससे यूएई से हो गया, और वो कौन सी कंट्री है जो अ, जो अमेरिका ने अभी टेक उसको प्रेसिडेंट को उठा के वेनेजुएला, लेके आया, वेनेजुएला, वेनेजुएला। वेनेजुएला। तो वेनेजुएला से हमारे को आएगा ऑयल, है नहीं। और बहुत सारी कंट्रीज से हमने टाई अप किया है, हम्म। 40-42 कंट्रीज से। तो ये जी। ओपेक, यदि ओपेक से निकलना तो हमारे लिए, इंडिया के लिए पॉजिटिव है। इंडिया के लिए पॉजिटिव, बिल्कुल। सुभाष सुभाष जी, एक चीज और बताएं, जैसे जो रुपया कमजोर हुआ तो उसके कारण से जो हमारा भारत जो है चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था था, तो उसके बाद अब शायद क्या पांचवी हो गया है। पांचवी छठवीं छोटी मोटी फिगर है, ये कोई हाँ। खास मायने नहीं रखते। ये तो हम्म। जैसे नेक्स्ट क्वार्टर आएगा थोड़ा सा, वो फिर चौथी नंबर पे ही है अभी। वो तीसरे नंबर पे आ जाएगी 1-2 साल के अंदर। एक दो साल में तीसरे नंबर पर इसके आने की संभावना है। वो बिल्कुल ठीक एश्योर्ड है है जी। बिल्कुल। सुभाष जी, एक चीज और बताइए कि अगर हम फ्यूचर देखें अगले 5 साल का और 10 साल का, तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं ऐसे आपको जो समझ में आते हैं कि बड़े परफॉर्मिंग सेक्टर्स बन सकते हैं, मतलब मल्टी बैगर्स उसमें बन सकते हैं कुछ कंपनीज के। मान लीजिए, जैसे मेरा एक सवाल तो इसको लेके है कि ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले इलेक्ट्रिकल सेक्टर है। व्हीकल का है एक सेक्टर, कंस्ट्रक्शन का दूसरा सेक्टर है, फार्मा हमारा बहुत स्ट्रोंग है, फार्मा सेक्टर है नहीं। और हमारा हम्म। आईटी सेक्टर अभी रुका हुआ है, लेकिन हम एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं, और डाटा सेंटर वगैरह पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो ये एआई सेक्टर भी हमारा स्ट्रोंग हो जाएगा। और हमारे हम्म। जैसे पीएसयू सेक्टर ने भी काफी पीछे प्रोग्रेस की है, ये भी जी। हमारा सेक्टर बढ़िया रहेगा, है नहीं। हम्म। ऑयल एंड गैस है, डिफेंस सेक्टर है। तो ये हमारे सेक्टर कुछ हैं लॉन्ग टर्म में। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, है नहीं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये सेक्टर बढ़िया रहेंगे लॉन्ग टर्म ये में। सेक्टर बढ़िया। और जो रियल्टी सेक्टर है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? रियल्टी उसमें देखो, मतलब। रियल्टी में अभी जैसे टेम्परेरी क्या है, यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, यदि इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो रियल स्टेट हमारा थोड़ा सा वीक रहेगा। अभी हम्म। जैसे आईटी सेक्टर में बेंगलोर में, हैदराबाद में, वहाँ पे थोड़ी छटनी हो गई है। तो हम्म। वहाँ उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी नए से बेंगलोर और उसमें हाउसिंग के अंदर, वो जी। अब पैसा नहीं है उनकी, वो उनकी छटनी हो गई है। तो वो हम्म। पैसा नहीं भरेंगे, तो वो रियल स्टेट में ये प्रॉब्लम है टेम्परेरी, है नहीं। लॉन्ग टर्म में रियल स्टेट सेक्टर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। बिल्कुल। और सुभाष जी, मान लीजिए जैसे ईवी सेक्टर का मैंने सवाल, आपने भी कहा कि हाँ वो अच्छा सेक्टर है, तो अभी ईवी हम सेक्टर पूरा में। पूरा ईवी सेक्टर में गवर्नमेंट की थिंकिंग यही है कि इस पर ऑयल पर डिपेंडेंसी कम की जाए, और इथेनॉल और ईवी इस पर बहुत वर्क कर रहे हैं। इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग है वो 20-25%, इसको बल्कि और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और रिसर्च यही कर रहे हैं कि बगैर टोटल इथेनॉल के ऊपर ही ये हमारा व्हीकल चल जाए। जी। और ईवी तो इस पर फोकस है ही गवर्नमेंट। अब सुभाष जी, से इथेनॉल वाला आपने कहा कि मतलब ये भी आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन के निकलेगा। उसका रीजन ये है कि मैं कोई रिसर्च पढ़ रहा था तो उसमें कह रहे हैं कि भाई 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 10,500 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, मतलब फसल उगाने से लेकर और उसकी प्रोसेसिंग तक। तो ये भी तो इन्वायरमेंट के लिए फिर बड़ा खतरा हो जाएगा ये, इस तरह से अगर 10,500 लीटर आता है तो। देखो ऐसा है रविंदर जी, एनवायरनमेंट के लिए अब ये तो कैलकुलेशन की बात है कि आप ऑयल का जो पोल्यूशन है वो भी तो होता है। ऑयल हम 85% ऑयल हम अपना इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे जो इम्पोर्टेड हमारी पैसा है वो बाहर जाता है। तो ये उस पर हम डिपेंडेंट हैं। तो ये जैसे मान लो कल को स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, हमारे को डिक्टेट करता है, ईरान भी डिक्टेट करता है, हमारे टैंकर में उन्होंने कब्जा कर लिया था। वो तो अपना विक्रांत और वो विक्रमादित्य और वो नेवी भेजी है, और उसको थोड़ा सा थ्रेट गया है, और ईरान से हमारी दोस्ती भी है। नहीं तो बगैर आंख दिखाए डिप्लोमेटिकली कोई उंगली जब तक थोड़ी बहुत टेढ़ी नहीं करो तब तक घी जी। नहीं निकलता, वही वाली बात है।
तो ये इंडिया ने उसको प्रेशर किया ईरान को, तो हमारा एक वो टैंकर है, वो 45,000 टन एलपीजी थी, कुकिंग ऑयल है ना, कुकिंग गैस की, वो जी। उन्होंने रिलीज कर दिया। बिल्कुल ठीक है सुभाष जी। तो एक बार मैं रेंज रिपीट कर रहा हूँ। आपने कहा है कि निफ्टी 23,700 से लेके 24,800 के बीच में रहने की संभावना है, और बैंक निफ्टी आपने कहा है 54,700 से लेके 57,000। एक बार जरा चेक कर लीजिए मैंने क्या सही फिगर बोली है। 23,700 से 24,800 और बैंक हाँ, निफ्टी 54,700 से 57,000। 57,000। ठीक है सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमेशा जुड़ते हैं, और बिना नागा हम लोग ये पिछले कई वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। और याद नहीं कि याद क्या मतलब हुआ ही नहीं आज तक कि कभी हमने कोई भी एक हफ्ता मिस किया हो, चाहे रात के 1 बजे भी क्यों ना किया हो, बट हमने किया जरूर है। और मुझे लगता है कि हमारी जो कंसिस्टेंसी है ये काफ़ी रंग लाई है, और दर्शक भी काफ़ी इसे पसंद करने लग गए हैं, और वो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। तो आपके सहयोग का, आपके कंट्रीब्यूशन का, जिस तरह से आप हमारे भारत की जनता को फाइनेंशियली लिटरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर है कि लोगों को, दर्शकों को समझ में आए कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भी शेयर मार्केट सट्टा है, तो शेयर मार्केट बेसिकली सट्टा नहीं है। ये निवेश करने का, लॉन्ग टर्म अगर आप निवेश करते हैं तो आप इसमें पैसा बना सकते हैं। और जो लोग मुझे लगता है शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग करते हैं, वो अगर सीखे नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो वो नुकसान उठा लेते हैं। सुभाष जी। बिल्कुल रविंदर जी, मैं अगेन कहूँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए दीज लेवल्स आर अट्रैक्टिव, दे कैन इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ, अपने सेक्टर को, कंपनी विशेष को है, या आपकी नॉलेज नहीं है तो ईटीएफ में या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, और डायरेक्ट मार्केट में नहीं आए। और आप यदि डायरेक्ट मार्केट को समझ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और उसको तो आप डायरेक्ट मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करें, सट्टाबाजी नहीं करें। बस यही मेरी एक। इन्वेस्टमेंट करें, सट्टाबाजी नहीं करें। और बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। धन्यवाद जी, सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद।